हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए की डिसिप्लिन हिंदी और सेमेस्टर सेकंड की हिंदी में आपको करा रहा हूँ यहाँ पे मध्यकाल और आधुनिक काल का हमारा पोर्शन है इसमें। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम जो यूनिट हमारी सेकंड है, सेकंड यूनिट का जो हमारा पहला चैप्टर है दोहे यानी कि जो बिहारी द्वारा रचित है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डी यू रेगुलर के स्टूडेंट हो आप या सोल के हो या एनसी वेब के हो, तो आपके सिलेबस में ये होता है, आप सभी के लिए काम आएगी। तो एक बार सिलेबस देख लीजिए। देखिए यूनिट वन हमने पूरी कंप्लीट करा दी है। आज हम बात करेंगे यूनिट टू की। यूनिट टू का जो पहला चैप्टर है दोहे बिहारी, इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बिहारी के बारे में हम पढ़ेंगे। बिहारी जो है ये रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं, याद रखना। और जैसे कि आपको पता है सबसे पहले जो था वो आदिकाल था, आदिकाल। उसके बाद आता है भक्ति काल। ठीक है, इसके बाद आपका है रीतिकाल और इसके बाद आएगा आपका आधुनिक काल। तो आदिकाल का इसमें आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे भक्ति काल और मध्यकालीन जो इतिहास है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, साहित्य के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि भक्ति काल के जो राइटर थे, जो इससे पहले हमने यूनिट वन में पढ़ा था, उस समय के जो कवि थे उस समय में जो भी था वो भक्ति से रिलेटेड था। लेकिन रीति काल में आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे श्रृंगारिक रचनाएं मिलेंगी। श्रृंगार यानी कि प्रेम से संबंधित। और यहाँ पे भक्ति से रिलेटेड भी मिलेगा, पर भक्ति वाला जो कंटेंट है वो काफ़ी कम मिलता है। क्योंकि जो रीतिकालीन जो कवि थे उन्होंने भक्ति काल के बाद वाले कवि हैं, तो उन्होंने भक्ति काल के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो रीति से संबंधित है। ठीक है, लोक व्यवहार वगैरह जो है इससे रिलेटेड है। चलिए समझते हैं आगे। तो हम बात करते हैं बिहारी की। तो बिहारी जो थे ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं रीतिकाल के। ठीक है, तो 1595 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। इनके पिता का नाम था केशव राय। और 1635 में बिहारी जो थे वो क्या हुए कि ये आमेर के जो नरेश थे, जो राजा थे जयसिंह, इनसे मिले। ठीक है, फिर इनकी छत्र छाया में रहे। और उस समय जयसिंह जो थे वो अपनी छोटी रानी के प्रेम में पड़कर अपना सारा कामकाज छोड़ चुके थे। क्या हुआ कि जयसिंह का विवाह हुआ था और इनकी पहले भी मतलब पत्नी थी, लेकिन इनकी जो छोटी पत्नी थी, जिस जो लेटेस्ट मान लो या जिनसे इनका विवाह हुआ था, ये उनके प्रेम में ऐसा पड़ गए थे कि सब कुछ इन्होंने कामकाज छोड़ दिया था। तो जो इनके मंत्री वगैरह थे वो भी बहुत चिंतित रहते थे कि अगर ऐसा ही रहेगा तो ऐसे में क्या है कि जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चलेगी, और मान लो कोई अटैक कर देता है, कोई हमला कर देता है, तो व्यवस्था जो है वो बेकार हो जाएगी। तो ऐसे में जो उनकी बड़ी रानी थी, जयसिंह की जो बड़ी रानी थी, उन्होंने बिहारी को कहा कि आप मतलब कुछ मतलब आप ही अपने तरीके से उनको समझा सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, बड़ी रानी के कहने पे बिहारी ने एक दोहा लिखा। आप सोचिए कि इनके दोहे जो थे वो कितने प्रभावशाली थे। उन्होंने एक दोहा लिखा और उसको जयसिंह जो शासक थे, राजा थे, उनके पास भिजवाया। जयसिंह पर उस दोहे का ऐसा प्रभाव पड़ा, इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वो पुनः जो दोबारा से अपने राजकाज को देखने लगे। तो यहाँ से आप इनकी योग्यता को समझ सकते हो। ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ इनको माना जाता है। और आपको साहित्य के इतिहास में जितने सारे कवि आप पढ़ते हैं, तो इन्होंने केवल एक ही रचना करी है। बिहारी जो है इन्होंने केवल एक ही रचना की है जिसको बिहारी सतसई कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 713 के करीब दोहे हैं, जो कि आपको कुछ किताब में 700 भी मिलते हैं। ठीक है, 700 लेके मिलते हैं, 713 के करीब है, इसे ध्यान रखना। अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो बिहारी सतसई थी इसमें दोहे हैं और इनके दोहे बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। केवल एकमात्र रचना से ये इतने प्रसिद्ध हुए कि सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनका नाम आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी इनकी प्रतिभा रही होगी। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बिहारी को अपने दरबार में रख लिया। यानी जब जयसिंह ने उनका दोहा पढ़ा उससे प्रभावित हुए, राजकाज में आ गए और इनको अपने दरबार में रखा। वहां पर इन्होंने 713 दोहे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, दोहों वाली सतसई की रचना कर दी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें प्रत्येक दोहे पर एक अशरफी इनाम में मिलती थी, क्योंकि लिखते बहुत अच्छा थे। बिहारी जो थे वो एक ही रचना, बिहारी की एक ही रचना है जिसको बिहारी सतसई कहते हैं, जिसमें 713 के करीब दोहे हैं। और लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो रीतिकालीन कवि थे वो रीति पे, लोक जीवन के बारे में, नियम के बारे में, उस समय कैसे स्थिति थी उसके बारे में लिखते थे। लेकिन इनको काव्य का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा था, यानी ये कविता वगैरह भी काफ़ी अच्छी जानते थे। इनके दोहों की अगर हम बात करें उसकी क्या खास बात है,
तो इनके दोहे में आपको रस, नायिका भेद, अलंकार तथा इत्यादि इसमें देखेंगे धार्मिक और नैतिक सूक्तियां भी आपको मिलती है। यानी कि इनके दोहे में आपको रस मिलेगा। ठीक है, रस कई तरह के, उसमें आपको वीर रस भी देखने को मिलता है। ज्यादातर श्रृंगार रस में इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, श्रृंगार रस देखने को मिलता है क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा और इनसे रिलेटेड इनकी रचना मिलती है आपको सत्सई के अंदर। नायिका भेद आपको देखने को मिलेगा। तो जो नायिका भेद है उसमें काफी आपको प्रेम से संबंधित चीजें लिखी मिलती है। अलंकारों का बहुत जबरदस्त प्रयोग इन्होंने किया है और धार्मिक और नैतिक सूक्तियां भी इनकी रचनाओं में आपको दिखेगा। बिहारी जो थे इन्होंने अपनी सत्सई में साहित्य की तीनों प्रवृत्तियों को समावित कर रखा है। ठीक है, इनकी जो साहित्य, इनकी जो दोहे हैं उसमें श्रृंगार भी देखने को मिलता है, यानी कि प्रेम प्रसंग देखने को मिलेंगे, भक्ति भी देखने को मिलती है। ठीक है, कृष्ण से संबंधित, और नीति, उस समय में जो रीति काल के जो लेखक हैं वो नीति के ऊपर लिखते थे, तो नीति भी आपको देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं इनके काव्य सौष्ठव की, यानी इनके काव्य की विशेषता के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं कि इन्होंने जो काव्य विशेषता है वो क्या है। तो रीति काल में श्रृंगार, भक्ति और नीति विषय पर अनेक कवियों ने बड़ी संख्या में काव्य लिखे हैं। ठीक है, कई सारे कवि थे रीति काल के, तो बहुत सारे कवियों ने लिखा, लेकिन उसमें से अगर सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो वो बिहारी माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन बिहारी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी वो मुक्तक शैली में थी। मुक्तक क्या होता है मैं आगे आपको इसको भी डिस्कस करूंगा। यानी ये बहुत कम शब्दों में, आप ये सोच सकते हो कि संक्षिप्त में, इन्होंने इतने संक्षिप्त में लिखा है। इनके जो दोहे होते हैं दो दो लाइन के, उसमें बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है। यानी काफी संक्षिप्त में, काफी कम शब्दों में अलंकारों का अच्छा प्रयोग, कम शब्दों के अंदर ही इन्होंने सब कुछ समझा दिया है। तो इसे इसलिए कहते हैं कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। इन्होंने अपने दोहों में इतना सजग होकर शब्दों का प्रयोग किया है कि एक भी शब्द जो है वो बदला नहीं जा सकता, उसको पॉसिबल नहीं है बदलना। शब्दों में पूरी शक्ति और बहुत गहरी व्यंजना है, बहुत गहरा अर्थ भी देखने को मिलता है। तो रचना का ऐसा कसाव हिंदी साहित्य में आपको बहुत कम मिलेगा। इसीलिए रीति काल में सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो बिहारी को माना जाता है। अब आगे बात करते हैं, कहीं कहीं एक ही दोहे में पूरी पूरी कथा आ गई है। ठीक है, यानी दो लाइनों में इन्होंने बहुत बड़ी कथा का अर्थ छुपा दिया है। बिहारी की निरीक्षण शक्ति जो थी वो बहुत ही प्रबल थी, बहुत ही जबरदस्त थी कि वे किसी भी स्थिति का चित्रण इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि जिससे उसका पूरा बिंब जो है, पूरा मतलब उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए। अलंकारों का प्रयोग जो था वो इतनी कुशलता से किया है इन्होंने कि देखते ही बनता है। ठीक है, सब इसकी तारीफ करते हैं। और एक एक दोहे में कई कई अलंकार गूंथे पड़े, यानी कई कई अलंकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, विशेषता यह है कि वे अलंकार जो हैं ऐसे नहीं लगते कि जबरदस्ती थोपे हुए हैं। कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि कुछ कवि ऐसे होते हैं, उनकी काव्य रचना में ऐसा महसूस हो जाता है कि जबरदस्ती अलंकार डालने की कोशिश की। ठीक है, बहुत ज्यादा कहीं जगह पे बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है जहाँ पे अतिशयोक्ति देखने को मिलती है, लेकिन इनकी रचना में ऐसा नहीं है। इन्होंने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। ठीक है, जबरदस्ती वाले अलंकार नहीं डाले, तो थोपे हुए नहीं लगते बिल्कुल भी, स्वाभाविक रूप में ही इनका उपयोग इन्होंने किया है। ठीक है, और ये जो बिहारी थे ये गणित, ज्योतिष, शिकार, वैदक, दैनिक जीवन की परिस्थितियों के ज्ञान को प्रसंग के अनुसार घटित कर देने की क्षमता बिहारी में थी। अब बात करते हैं मुक्तक काव्य और सौंदर्य काव्य। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना मुक्तक, तो यहाँ पे आपको ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है और समझना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। काव्य जो होता है उसके दो प्रसिद्ध रूप होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तव काव्य। तो इन्होंने जो रचना करी है, इनके जो दोहे हैं वो मुक्तव काव्य में। मुक्तव काव्य क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई छंद है या मान लो कोई दोहा है। ठीक है, उसका जो अर्थ होता है वो स्वतंत्र होता है, उसका जो अर्थ होता है वो स्वतंत्र होता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बिहारी ने दोहे लिखे, ये इनका मान लो पहला दोहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो दूसरा दोहा है, ये क्रम में लिख रखा है, तीसरा दोहा, चौथा दोहा, इस तरीके से। अगर आप इसको पढ़ेंगे, केवल चौथे दोहे को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग होगा, उसका कनेक्शन इनमें से किसी से नहीं होगा, यानी स्वतंत्र अर्थ वाला होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको ना समझ में आया हो। देखिए क्या होता है प्रबंध काव्य मुक्तव काव्य में अंतर क्या है। जैसे मान लो मैं आपको कोई कहानी बताता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैंने कोई फिल्म देखी और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये मूवी देखी थी, ये इसकी स्टोरी थी। मैं आपको क्या करूँगा, 10 मिनट के अंदर आपको पूरी स्टोरी सुना दूंगा। तो अगर मान लो मैं स्टोरी जो सुनाऊंगा वो वहां से शुरू होऊंगा जहां से मूवी शुरू होती है, फिर बीच का पोर्शन, फिर उसका एंड।
ठीक है, ऐसे ही सुनाई जाती है मूवी या कोई भी स्टोरी। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ चीजें मिस कर देता हूं तो क्या होगा, उसका अर्थ कहीं ना कहीं रह जाएगा। अब मान लो कि मैं आपको एंड का, बीच का हिस्सा पहले सुना देता हूँ, शुरू का हिस्सा बाद में सुना देता हूँ, तो क्या ऐसे में स्टोरी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो जहां पे क्रम हटाने से अगर उसका अर्थ बदल जाए, ठीक है, बिगड़ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रबंध काव्य हो जाएगा। यानी कि उसमें क्या होता है कि सारी चीजें क्रम से होती है, उसका अर्थ एक साथ होता है। अगर हम कोई भी चीज आगे पीछे करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। तो ये चीजें प्रबंध काव्य होते हैं। लेकिन मुक्तव काव्य की विशेषता ये है कि उसमें आप चाहे कहीं से भी कोई भी हिस्सा ले लो, उसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, बाकी पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये है। तो इनकी जो मुक्तव काव्य होते हैं, ये याद रखना है। इसकी विशेषता है कि ये भी होती है कि संक्षिप्त होते हैं, यानी कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। लेकिन प्रबंध काव्य जो होते हैं, अब इसमें पूरी स्टोरी सुनानी होती है, शुरू से लेकर एंड तक सुनानी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ये संक्षिप्त नहीं होते प्रबंध। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके भाषा की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। तो बिहारी सतसई की बात करें तो ब्रज भाषा काव्य की सबसे अमूल्य निधि माना जाता है। बिहारी ने प्रभावशाली भाषा, उपयुक्त शब्दों का चयन किया है, अलंकारों का अच्छा प्रयोग किया है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, सतसई की रचना की। यानी कि इनकी सतसई की भाषा बहुत प्रभावशाली है, शब्दों का चयन बहुत अच्छा है, अलंकारों का प्रयोग बहुत अच्छा है। ठीक है, जिससे इनकी काव्य निपुणता की जानकारी मिलती है कि कितने निपुण हैं, कितने सर्वश्रेष्ठ आप इनको कह सकते हो। बिहारी सतसई में अद्भुत समन्वित समाहार परिलक्षित है, यानी कि समन्वय इन्होंने बहुत अच्छा करा है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को जोड़ के उसमें अलंकारों का, रस का, हर चीज को आप देखोगे तो समन्वय बहुत अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा विशेषता, ये आपकी बुक से दे रखा है, देखो। बिहारी की सतसई जो थी, इसकी ब्रज भाषा में लिखी थी ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये दिमाग में बिठा लेना है। इनकी ब्रज भाषा जो है वो बोली वर्ग की नहीं है, यानी जो आम लोग की बोली है वैसी नहीं है, बल्कि ये साहित्यिक भाषा है। ठीक है, इनकी ब्रज भाषा जो है वो साहित्यिक है। साहित्यिक होते हुए भी कहीं कहीं पे जो क्षेत्रीय बोली होती है उसका प्रभाव दिखता है। यानी कि क्षेत्रीय बोली में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं कहीं पे वो शब्द भी इसमें लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद ब्रज भाषा में बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद देखो, इन बोली प्रभावों के होने से बिहारी की जो ब्रज भाषा है वो विकृत नहीं हुई, उसका बल्कि शब्दकोश बढ़ गया, उसका शब्द भंडार बढ़ गया, वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बेकार नहीं लगती। ठीक है, बिहारी की भाषा जो है वो चुस्त है, व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही शुद्ध लिखा है इन्होंने, भावों को समग्र रूप से प्रस्तुत करने में ये समर्थ है, मुहावरों का, सांकेतिक शब्दों का, सुंदर पदावली के कारण इन सब का इस्तेमाल है, इसके कारण जो इनकी जो रचना है वो बहुत ही बेहतरीन बन जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी है, विशेषता है उसकी। अब बात करते हैं कवि का महत्व और हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान है। तो बिहारी जो है कतिपय उन गिने चुने कवियों में हैं जो स्थायी यश के अधिकारी बने, यानी जिनको बहुत ज्यादा यश का मतलब है बहुत ज्यादा समृद्धि मिली। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। मध्यकाल के कवियों में तुलसीदास, सूरदास को अगर छोड़कर इतनी अधिक प्रतिष्ठा शायद ही किसी कवि ने प्राप्त की हो। ठीक है, तुलसीदास और सूरदास, अब ये दोनों ही मध्यकाल के हैं। मध्यकाल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो भक्ति काल हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, रीति काल हो जाता है। तो जो भक्ति काल में जो ये तुलसी और सूरदास थे, ये मध्यकाल के ही कहलाएंगे। इनको छोड़कर अगर बात करें तो शायद ही किसी को इतनी प्रतिष्ठा मिली हो, जो कि बाद में बिहारी का नाम आता है। और आपने जो मैंने आपको तुलसीदास वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस जो है उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो रामचरितमानस को छोड़कर इस काल का शायद कोई और ग्रंथ बिहारी सतसई की तरह नहीं अपनाया गया। यानी जिस तरीके से रामचरितमानस सबसे फेमस रहा है भक्ति काल में, ऐसे रीति काल में बिहारी सतसई जो है सबसे प्रसिद्ध रही है। एक दृष्टि से तो बिहारी सतसई जो है वो रामचरितमानस से भी आगे बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है रामचरितमानस से आगे? तो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जितनी मध्यकाल में टीका जो है वो इस पे सतसई पे लिखी गई है, उतनी और किसी पे नहीं लिखेगी। टीका का मतलब है टिप्पणी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो बाद के कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने क्या करा, बिहारी सतसई की काफी प्रशंसा की और उस पर अपने विचार लिखे, अपनी टीकाएं लिखी। ठीक है, सबसे ज्यादा बिहारी सतसई पे लिखी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस से भी ऊपर चली जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि संस्कृत के ग्रंथों का, आपने ये सुना होगा कि संस्कृत के जो ग्रंथ होते हैं उनका हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा थी, कि संस्कृत के ग्रंथों को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता था।
लेकिन बिहारी एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिनकी सत्सई को, यानी बिहारी सत्सई को अनेक व्याख्याएं संस्कृत में की गई। यानी कि अक्सर क्या होता था, संस्कृत से अन्य भाषा में, हिंदी में ट्रांसलेशन होता था, लेकिन इनकी ब्रज भाषा वाली जो थी उसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना मतलब महत्वपूर्ण रहा होगा। बिहारी सत्सई का संस्कृत के आर्य छंद में भी अनुवाद किया गया है। ठीक है, आधुनिक काल में भी बिहारी पर जितना कार्य हुआ है मध्यकाल के शायद बहुत ही कम कवियों पे हुआ होगा, क्योंकि सब जितने भी, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, या जॉर्ज गियर्सन वगैरह जैसे हों, सबने मतलब बिहारी पे काम किया है, उनकी रचनाओं को पढ़ा है, उन पे अपनी टीकाएं टिप्पणी वगैरह लिखी हैं। ठीक है, केवल 700, यहाँ पे 700 वैसे 13 हैं, लेकिन अप्रोक्स में 700 कहा जाता है। ठीक है, लगभग 700 दोहे लिखकर बिहारी ने एक पूरा साहित्य तैयार कर दिया, और ये एकमात्र जो श्रेय जाता है वो केवल बिहारी को जाता है। ठीक है, साहित्य जगत में बिहारी जैसा महत्वपूर्ण स्थान बहुत कम कवियों को प्राप्त हुआ है, और हिंदी साहित्य की समृद्धि में इनका सबसे बड़ा योगदान है, और इनके उसके लिए हिंदी साहित्य जगत में उनका सदा आभारी रहेगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन रचना शायद ही किसी दूसरे ने साहित्य में दी हो। अब बात कर लेते हैं प्रतिपाद्य, यानी जो बिहारी लिखते हैं उससे क्या प्रतिपाद्य, उसका क्या महत्व है, क्या उससे जानकारी मिलती है। तो देखिए, श्रृंगार, रीति और भक्ति, तीनों तरह की इनकी विशेषता इनकी रचनाओं में मिलते हैं। तो श्रृंगार पे ध्यान देते हैं। तो रीतिकालीन प्रसिद्ध कवियों में बिहारी का स्थान जो है वो सबसे ऊंचा है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। इन्होंने सामान्य जीवन को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। इनको किसने आश्रय दिया था? जय सिंह ने। इन्होंने जय सिंह के दरबार में रहकर एक और तो राज दरबार की अपेक्षाओं को अपने दोहे के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया, दूसरी ओर जो सामान्य लोक जीवन में जो गहरी पैठ थी उसका भी संकेत दिया। यानी राज दरबार को भी खुश रखा और जनता को के लिए भी लिखा। हालांकि इनका मन जो था वो सामान्य जनमानस के बारे में लिखने में ज्यादा नहीं था, क्योंकि आप अगर सत्सई के दोहे पढ़ोगे, आप समझोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ज्यादातर दोहे जो है इनके वो कृष्ण भक्ति और इससे रिलेटेड हैं। और उसके बाद जो है, और कृष्ण भक्ति से भी, भक्ति के भी कम मिलेंगे आपको, ज्यादातर जो होंगे श्रृंगार यानी प्रेम के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बात अलग है कि आम आदमी के सामान्य जीवन व्यवहार का चित्रण करने में उनका मन नहीं रमा। ठीक है, जहां कहीं भी जन सामान्य के क्रियाकलाप की काव्य जो थे उनके विषय बने, वहां पर उनका ध्यान जो था वो चमत्कार प्रधान और व्यंजनात्मक अभिव्यक्ति पे ज्यादा रहा है हमेशा ही। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधानता में बिहारी का योगदान जो था वो बहुत ज्यादा था। इनके दोहे में चित्रित नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं वो बहुत ही चतुर और बहुत ही प्रौढ़ यानी कि मैच्योर हैं। इन्होंने किसी भी परिस्थिति में स्वार्थ पूर्ति करने की सारी विद्याओं का ज्ञान है। ठीक है, इनके जो किसकी बात चल रही है, इनकी जो नायक नायिका और प्रेमी प्रेमिका है, कैसी भी परिस्थिति हो जाए स्वार्थ पूर्ति करने की सारी विद्याओं का ज्ञान है इनके नायक नायिका को। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि श्रृंगार प्रधान छंदों में, प्रतिपाद में भाव प्रेरित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहां पे भी श्रृंगार रचना होगी वहां पे भाव का बहुत महत्वपूर्ण होगा। श्रृंगार में आपको संयोग और वियोग दिखता है, तो संयोग वियोग में सबसे ज्यादा भाव का की अनुभूति होती है। इसके बाद बात करेंगे नीति की। नीति, तो रीति काल में श्रृंगारिकता के साथ साथ नीतिगत कथनों का भी बहुत महत्व है। समाज नीति, नागरिक व्यवहार, जन सामान्य की जो लोक रीति थी, इसके बारे में बिहारी सत्सई में चित्रण है। ठीक है, इस विषय वस्तु के छंदों में बिहारी ने स्पष्ट लिखा है कि आत्मसंतोष और धैर्यपूर्ण जीवन संचालन जो है व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और जो संतोषी व्यक्ति होता है, बिहारी कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोष करता है, ठीक है, उसे सुख और दुख के अवसर पर विचलित, वो कभी भी सुख और दुख के अवसर पर विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसे संतोष करने की आदत होती है, बल्कि इसे अपने कर्म का फल और ईश्वर का दान समझकर आसानी से क्या होता है, साहसपूर्ण सहन करता है इसको। बिहारी जानते हैं कि सुख में आदमी जो होता है वो अहंकारी हो जाता है, परमात्मा को भुला देता है, लेकिन जब दुख होता है उसे, तो फिर वो उतावला हो जाता है और परमात्मा को कोसने लग जाता है। तो ये सारी चीजें इनकी रचनाओं में मिलती है, इनकी नीति वाली बातों में मिलती है। बात करते हैं भक्ति की। तो रीति काल में श्रृंगार और नीति परक छंद जो हैं वो आपको देखेंगे ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह पे इन्होंने भक्ति वाले काव्य भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीति कवि भी सामान्य प्राणी थे, इसलिए भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न श्रृंगारिक वातावरण से अलग हटकर कभी कभी आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान पर भी सोचते होंगे। यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं भक्ति के बारे में लिखा है, कम ही लिखा है पर लिखा है। इसी क्रम में उनके काव्य में भक्ति काव्य के दर्शन आपको देखने को मिल जाते हैं।
सच बात तो आपको ये मिलेगी कि श्रृंगार, नीति, भक्ति और वीर भावों के संतुलित अध्ययन के आधार पे रीति काव्य जो है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है कि बिहारी ने जो लिखा है वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल श्रृंगार पे ही लिख दिया, इनकी रचनाओं में नीति भी मिलती है और भक्ति भी मिलती है, तो इसका संतुलित अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, मिला जुला। और भक्तिभाव के छंदों में बिहारी की अत्यंत, भक्तिभाव के जो छंद है उसमें बिहारी अत्यंत उदार, बिल्कुल भाव विभोर, अपने ईश्वर के प्रति एक निष्ठता, ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। और इनकी जो वर्णन शैली है, जो लिखने का तरीका, उसमें चमत्कार प्रधान प्रवृत्ति है, जिसमें चमत्कार दिखाया जाता हो, इस तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो बेसिक था वो खत्म हो गया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है इनके जीवन परिचय से रिलेटेड आ सकता है, या फिर इनके एक दो महत्वपूर्ण दोहे जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो दोहे की व्याख्या करते हैं, समझते हैं। तो पहला दोहा दोहा है कि बहके सब जिए कहत, कौरु कुठौरु लखे ना, छिन और से ए छाबी छाके नैन। तो ये इनका एक दोहा है, इसको समझते हैं। ये जो दोहा है आपको पता है बिहारी की सस्सई वगैरह से लिया गया है, और ये रीति काव्य है, यानी रीतिकालीन है। बिहारी ने अपने जीवन में अनेक छंद लिखे हैं जो कि भक्ति, नीति और श्रृंगार पे आधारित हैं। भक्ति, नीति, श्रृंगार तीनों पे आधारित हैं, ठीक है। तो आगे समझते हैं। नायिका जो है पूर्वा रागिणी है, प्रेम, नायिका जो है वो अपने प्रेमी को निरंतर देखने की उसकी इच्छा बनी रहती है, अभिलाषा बनी रहती है। नायिका की ऐसी दशा देखकर उसकी सखी जो है उसको समझाती है कि इस तरह बेचैन होना ठीक नहीं है। इस पर नायिका उसको क्या उत्तर देती है, ये इसकी व्याख्या में है, ठीक है। यानी ये जो है ये उसकी व्याख्या है, इसको समझाता हूं मैं आगे। नायिका कहती है कि हे सखी, ये नेत्र मान मर्यादा लज्जा रूपी नियम को नहीं मानते, कि ये जो हमारे नेत्र हैं ये मान मर्यादा और लज्जा रूपी जो नियम है इसको नहीं मानते। पर जब नायक समीप होता है, जो नायक मतलब उसका जो हीरो है, ठीक है, इसमें बात कृष्ण की ओर है, नायक का मतलब यहाँ पे भगवान कृष्ण से है। और यहाँ पे जो नायिका की बात चल रही है वो राधा या गोपियां वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब नायक समीप होता है तो इनसे देखते नहीं बनता। जब नायक जो है दृष्टि से ओझल हो जाता है तो मन व्याकुल हो जाता है, यानी जब नायक समीप होगा तो ये आंखें सही से देख भी नहीं पाती, और जब नायक दूर हो जाता है तो मन जो है वो व्याकुल हो जाता है, ठीक है। तो ये नेत्र तो उस नायक के रूप की मदिरा का रसपान करके छक गए हैं, बिल्कुल। सखी, मुझे इस बात का आभास भी नहीं रहता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। नायक को देखकर ये अनायास ही बहक जाते हैं, ये क्षण किसी और प्रकार से हो जाते हैं। यानी कि इसमें बात ये की जा रही है कि जो नायिका है वो अपने नैन की बात कर रही है, यानी अपनी आंखों की बात कर रही है। इसकी जो आंखें हैं वो क्या होती है, उसके नैन जो है वो जब नायक होता है तो उसको देख भी नहीं पाती है, लेकिन जब नायक दूर चला जाता है, ओझल हो जाता है आंखों से, तो फिर मन क्या होता है उसका व्याकुल हो जाता है, उसकी आंखें जो है उसको देखने की कोशिश करती हैं, ढूंढने की कोशिश करती हैं। तो यही बातें की गई है इसमें। एक तरह से आपको कहीं ना कहीं वियोग और बेचैनी दिख रही होगी, ठीक है। श्रृंगार रस में हम दो तरह की चीजें पढ़ते हैं। एक तो होता है संयोग, जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, और एक होता है वियोग, जहाँ पे ये चीजें होती है, बेचैनी, दूर जाना, ठीक है, तड़पना, ये सारी चीजें होती है। तो इसमें आपको वियोग दिखाई दे रहा है। तो चलिए समझते हैं विशेष क्या है। कवि बिहारी ने इस दोहे में नायिका की बेचैनी को दिखाया, बेचैनी यानी कि वियोग की बात चल रही है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, और इसमें मानवीकरण अलंकार है, माधुर्य गुण का वर्णन किया गया है। तो ये हो गया पहला। दूसरी व्याख्या पे चलते हैं। जोग जुगति सिखाए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता कानन सेवत नैन, ठीक है, ये है। तो इसका समझते हैं कि नव यौवना मुग्धा नायिका जो है वो यौवन में आ जाने से उसके बड़े नेत्र दीर्घ होते हुए कानों तक पहुंच जाते हैं। उसके सुंदर नेत्र को देखकर सखिया उसकी प्रशंसा करती है, उसका उत्साहवर्धन करती है। यानी कि नव यौवना का मतलब यहाँ पे ये है कि यौवन का मतलब होता है जवानी, ठीक है। यानी नायिका जो है वो जवानी में एंटर हो चुकी है, उसके नेत्र जो है वो बड़े होते जा रहे हैं, कानों तक पहुंच रहे हैं, और उसकी सखियां जो है उसके नेत्रों की तारीफ कर रही हैं। आगे देखते हैं क्या व्याख्या बनेगी इसकी। नायिका अपने यौवन की ओर बढ़ रही है, जवानी की तरफ। नायिका के सुंदर नयन जो हैं, नेत्र जो हैं, वो कानों की तरफ पहुंच रहे हैं, कानों तक पहुंच रहे हैं। मानो कामदेव का संदेश नव यौवना को मिल गया। वे नायिका जो है प्रियतम से मिलने की प्रतीक्षा में वन में निवास कर योग की सारी युक्तियां मानो सीख गई हो। भाव यह है कि जिस प्रकार किसी महायोगी से योग की समस्त शिक्षा लेकर कोई भी कानन सेवी ब्रह्म में एकाकार होता है, ऐसे ही नायिका जो है वो विशाल नेत्र कामदेव रूपी महामुनि से संयोग की समस्त शिक्षा लेकर
कानों के समीप जाते हुए प्रियतम से अलग नहीं होना चाहते, यानी प्रियतम के निकट रह के उन्हें बार बार देखना चाहते हैं। यहाँ पे भी नेत्र उसकी बातें हैं। तो इसे देखते हैं। इस छंद में नायिका जो है वो मुग्धा है, ठीक है, नायिका का नाम मुग्धा है और इसकी वय संधि की ओर संकेत किया जा रहा है। ब्रज भाषा का यहाँ पे प्रयोग है। श्लेष अलंकार आपको देखने को मिलता है। माधुर्य प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं व्याख्या तीसरी। कीने हूँ कोटिक जतन अब कहे कड़े कौनु, जो मनमोहनु रूपी मिली पानी को लोनु। तो देखते हैं, प्रसंग समझते हैं इसका। नायिका का मन नायक के प्रति आकृष्ट है। नायक के प्रेम में नायिका का मन कहीं नहीं लगता, वो पागल हो रही है प्रेम में। बिहारी जो है वो कहते हैं कि नायिका के विचलित मन की दशा का चित्रण किया है उन्होंने, ठीक है। बिहारी ने क्या किया, नायिका का जो मन है वो विचलित है बिल्कुल, इसका चित्रण किया है। सखियां नायिका को समझाने का प्रयास करती हैं। नायिका को नायक के अलावा कुछ स्मरण ही नहीं रहता। व्याख्या देखो। नायिका अपनी सखी से कहती है कि मोहन का मनमोहक रूप मेरे मन में इस तरह बस गया है। मोहन का मतलब यहाँ पे कृष्ण से है, याद रखना। कृष्ण का मनमोहक रूप मेरे मन में इस तरीके से बस गया है, जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है, ठीक है, इसी तरीके से जो मोहन का रूप है वो मेरे मन में बस चुका है, जिसे चाहकर भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी में नमक घुल जाएगा तो उसको फिर आप अलग नहीं कर सकते, इसी तरीके से जो उसके मन में जो रूप बस गया है वो उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये कहती है नायिका कि हे सखी, अब कोई कितना भी समझाए पर मेरे मन में मोहन का समाया हुआ रूप नहीं निकल सकता। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें भी आपको वियोग दिख रहा है, यानी विरह वेदना दिख रही है। विरह मतलब दुख। उपमा अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखो चौथी व्याख्या। चौथी व्याख्या है जम करी गाऊ। पूरा नहीं दे रखा है और इसका पूरा मिला भी नहीं है, तो आपको ऐसे समझा देता हूँ। इस छंद में क्या है, बिहारी ने जीव के मन की व्यथा को अभिव्यक्त किया है। जीवन में तूने किसी के बारे में सोचा समझा नहीं, अब अंतिम क्षणों में भगवान के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। तो कहते हैं हे जीव, तू यम रूपी हाथी के समक्ष पड़ा हुआ है, यानी यमराज के रूपी जो हाथी है वो उसके सामने है। तू इस बात को निश्चय पूर्वक समझ ले कि जिस विषय, जिस भोग विलास में तूने अपना जीवन बिता दिया, जिन सुख सुविधाओं के लिए तूने अपना जीवन बिता दिया, उसे अब छोड़ दे। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था का विश्वास रख। गुणगान कर ईश्वर का भाव यह है कि जिस प्रकार हाथी अपनी मस्ती में चलता है, वह कितनों को मसलता कुचलता है, उसे जीतना मुश्किल है, केवल सिंह ही उसके सामने उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार यमराज किसी को नहीं छोड़ता, सबका अंत कर देता है और भगवान की शरण में जाकर ही जीव को छुटकारा मिलता है, ठीक है। यानी अंतिम समय की यहाँ पे बात की जा रही है। तो बिहारी ने माया रूपी संसार का चित्रण किया है कि संसार जो है माया रूपी है और हम इसके भोग विलास के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसके माया जाल में हम फंसे रहते हैं, ठीक है। इसमें रूपक श्लेष अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल है। फिर प्रसाद और माधुर्य गुण का इस्तेमाल है। शांत और भय, भय वाला रस, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होगी, यहाँ पे बात करते हैं मृत्यु की बात चल रही है, तो मृत्यु होगी तो जाहिर सी बात है भय होगा उसे, तो भय रस का भी यहाँ पे प्रयोग है। इसके बाद है आपकी पांचवी व्याख्या, इसे देखते हैं। नायिका जो है, नायिका की आंखों में चमक का आभास होने से सखी उसका मजाक उड़ाती है, ठीक है, उपहास करती है। क्या है, कहते हे सखी, आज तेरे लावण्य मत्र नेत्रों के द्वारा समझ नहीं आ रहा है, ज्ञात नहीं हो पा रहा है, आज किस गरीब की किस्मत चमकने वाली है, किस पर आज कामदेव जो है वो प्रसन्न होने वाले हैं। भाव यह है कि नायिका के नेत्र आज विशेष, नायिका के जो नेत्र हैं आज उसमें एक विशेष प्रकार की चमक है, आभा है। तो उसने अपने नेत्रों में काजल आदि द्वारा जो बाहरी जो चीजें होती हैं उसको लगाकर क्या कर रखा है, अपने नेत्रों को सजा रखा है। नायिका की सखी का मानना है कि नायिका आज इतनी सज सवर रही है, किससे मिलने जा रही है, वह कौन है, किस गरीब पर कामदेव की कृपा होने वाली है, ये सोचकर अपनी नायिका का क्या करती है, वो मजाक उड़ाती है उसकी सखियां, ठीक है। तो सखी अपनी सहेली नायिका और उसके निजी संबंधों के विषय में पूछती है और उसका मजाक बनाती है। कविवर बिहारी ने दोहे में मुक्तव भाव का रूप स्वरूप प्रस्तुत किया है। मुक्तव भाव में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इनके जितने ज्यादातर दोहे में मुक्तव भाव ही आपको मिलता है, क्योंकि स्वतंत्र अर्थ है उन सभी का, ठीक है। छठी व्याख्या देखते हैं। नायिका नायक से मिलने के कारण ना मिलने के कारण विचलित हो जाती है, तो इस पे उसको सखी समझाती, क्या समझाती देखते हैं। कहते हैं हे सखी, मैंने तुझे कई बार कहा और समझाया कि इन लोचनों पर यकीन मत कर। इन नेत्र, ये जो नेत्र हैं, इनने ही नायक से मिल मिलकर तेरे हृदय का यह हाल किया है।
तेरे मन में अविश्वास की आग को हवा दी है। भाव यह है कि मैंने कितनी बार तुझे बताया कि नेत्रों का कभी भी विश्वास मत करना, आंखों का कभी भी विश्वास मत करना, ये कभी कभी धोखा दे सकते हैं। तुझे अपने आप पर बहुत विश्वास था कि नेत्र कभी मेरा हृदय के साथ गलत नहीं होने देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रेमी प्रेमिका के मन में वेदना को कवि बिहारी ने दिखाने का प्रयास किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है, असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और लास्ट आपके सामने ये सेवंथ है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। नायिका की सखी अथवा दूती नायिका के नेत्रों में प्रशंसा करते हुए नायक को बेचैन करना चाहती है। नायिका की सखी जो है वो नायक के पास जाती है और कुछ कहती है, क्या देखते हैं, कहते हैं, हे नायक, मेरी सखी के नयन हिरणी के नेत्रों से भी सुंदर और आकर्षक हैं। इन्होंने कामदेव के बाणों को जीत लिया है। इससे ज्यादा और क्या कहूँ, मैंने ऐसे नयन किसी और के नहीं देखे। भाव यह है कि मेरी सखी नायिका जो है उसकी आंखें जो है वो हिरनी से भी सुंदर हैं, और इसकी तारीफ करती है। यानी नायिका की सहेली जो है वो जाती है नायक के पास और अपनी अपनी जो उसकी सहेली नायिका है उसकी तारीफ करती है। इन नेत्रों ने बलपूर्वक कामदेव के बाणों को भी जीत लिया है। नायिका की आंखें सुंदर है, मैंने इतनी आकर्षक आंखें आज तक कभी किसी की नहीं देखी। ये बातें यहाँ पे हो रही है। तो नायिका की आंखों की अनुपम सुंदरता का चित्रण है। यहाँ पे एक तरह से अतिशयोक्ति अलंकार भी हो सकता है, ठीक है। श्रृंगार अलंकार का प्रयोग है और सरल सुबोध ब्रज भाषा का रूप अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे ये जो हमारी व्याख्या थी ये खत्म हो जाती है। और आप हमारे इस एकलव्य स्नातक जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।